नमस्कार, आप देख रहे हैं नवतेज टीवी और मैं आपके साथ हमेशा यादव। देखिए, देश में फिलहाल 4 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव है, लेकिन इन 4 राज्यों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है, बीजेपी के लिए कह लीजिए, कांग्रेस के लिए कह लीजिए, वो है राजस्थान का चुनाव। राजस्थान का चुनाव जो है विधानसभा चुनाव, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से सेमीफाइनल मान लीजिए, क्योंकि इन्हीं चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव की झलक देखने को मिलेगी और इसके लिए कांग्रेस हो या फिर भाजपा पूरे तरीके से दमखम दिखा रही है। केंद्रीय नेता हो या फिर स्थानीय नेता, हर कोई रैली कर रहा है, हर कोई जनसभाएं कर रहा है, हर कोई जनसंपर्क कर रहा है। कल ही हमने देखा था राहुल गांधी का जयपुर दौरा, जिसमें उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अब कल यानी कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री का जयपुर दौरा रहने वाला है। तमाम राजनीतिक जो समीकरण अभी बन रहे हैं, किस तरीके से उठ करवट बैठेगा इन विधानसभा चुनाव में, इन सभी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, राजस्थान विधानसभा चुनाव है, स्थानीय नेता कह लीजिए, केंद्र के नेता कह लीजिए, हर कोई आ रहा है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, जनसभाएं कर रहा है, रैलियां कर रहा है। कल ही राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित किया, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मीटिंग भी रही, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अदानी से लेकर महिला आरक्षण बिल, ओबीसी आरक्षण, सभी को उन्होंने चर्चा की। तो उन्होंने जितनी भी जो चर्चाएं की, कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जनता को जो कुछ बातें बताई, उनका क्या महत्व निकलता है, क्या उनके मायने निकलते हैं? शुरुआत इसमें कांग्रेस से करेंगे। कल जो कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर रहे, कार्यकर्ता सम्मेलन प्रोग्राम रहा, जनता को संबोधित किया और तकरीबन 60,000 कार्यकर्ताओं को इनविटेशन इसमें भेजा गया, जिसके अंदर हर जिले के जितने भी बड़े नेता है, कार्यकर्ता है, उनको बुलाया गया और एक बड़ी सभा के रूप में ये आयोजित की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है इसके अंदर, पहले राहुल गांधी का जो है भाषण हुआ और उसके बाद में जैसे ही राहुल गांधी का भाषण हुआ, उसके बाद में जनता ने वहां से उठकर चलना शुरू कर दिया। खड़गे जी का जो भाषण था उसके दौरान लगभग कुर्सियां वो खाली हो चुकी थी, यानी कि आम मुमन पर जो कल का भाषण रहा वो राहुल गांधी तक सीमित रहा। खड़गे जी को सुनना शायद जनता ने कम पसंद किया। रही बात कि कल किस विषय के ऊपर जो इतना बड़ा दौरा रहा, तो साफ सी बात है, अशोक गहलोत ने नए कार्यालय के लिए उद्घाटन के लिए, यानी उसके शिलान्यास के लिए जो कल राहुल गांधी को इनविटेशन भेजा। खड़गे जी को पहले बुलाना चाहते थे, लेकिन इसके अंदर जो सूत्र कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी राजस्थान दौरे पर आते हैं तो खड़गे जी ने कहा कि मैं भी तैयार हूं। इस प्रकार की बातचीत हुई और उसके बाद में राहुल गांधी से बातचीत अशोक गहलोत ने की। उसके बाद में उनका राजस्थान का दौरा तय हुआ और उसके बाद में एक बड़ा सम्मेलन हुआ। ये तो रही कांग्रेस की बात, लेकिन इसके अंदर कहीं ना कहीं राजनीति का एक विषय बना, वो कल सचिन पायलट का पोस्टर के अंदर से फोटो हटना बना, क्योंकि जिस प्रकार से पोस्टर के अंदर सचिन पायलट की फोटो नहीं थी, जिसको लेकर एक बार चर्चाएं हुई, लेकिन उसको भी बदल दिया गया कुछ ही देर के अंदर सचिन पायलट की, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के जमाने के अंदर जितनी जल्दी तस्वीर को जोड़ा जाता है उतना जल्दी आगे माना जाता है, और ऐसा ही हुआ। कल तस्वीर सचिन पायलट की वापस जोड़ दी गई और उसके बाद में सचिन पायलट की भी तस्वीर जो मंच के ऊपर जो बड़ा पोस्टर लगा था उसके अंदर दिखाई दी। रही बात ये कि कल मीटिंग के अंदर सचिन पायलट, रंधावा और जो अशोक गहलोत, इनकी बातचीत के अंदर ये तो बात साफ हो गया कि आने वाले चुनाव के अंदर सभी एक मंच के ऊपर खड़े होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अंदर ये जो अंदरूनी कलह की जिसकी बातचीत हो रही थी कि अब अंदरूनी कलह साफ हो गई है, तो शायद मंच के माध्यम से और भीड़ को इकट्ठा कर कर ये एक बड़ा टास्क था कि कल राहुल गांधी के प्रोग्राम को सक्सेसफुल यहां पर बनाना था। अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जो है राजस्थान दौरे पर है और बहुत बड़ा ये प्रोग्राम होने वाला है। इसके अंदर आने वाले चुनाव का वो परिणाम देखने को मिलेगा कि जनता किसकी ओर मन दिखा रही है। हेलीपैड से 700 मीटर जो है इनका रैली के रूप में एक शो होगा, जिसके अंदर ओपन गाड़ी रहने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओपन गाड़ी के अंदर चलने वाले हैं और साथ के अंदर पूरा का पूरा संचालन हो गया या फिर सारी व्यवस्थाएं हो गई वो महिलाओं के हाथ में रहने वाली है। महिला आरक्षण बिल को आने के बाद में जो पहली बार ऐसा होगा कि महिलाएं हैं पूरे इसका संचालन करेगी, मंच का संचालन करेगी और पूरी व्यवस्थाएं महिलाएं देख रही हैं, जिसके ऊपर बीजेपी खास तौर पे जोर दे रही है। इस बात को बार बार लोगों के सामने लेकर आने का प्रयास कर रही है। और इसके अलावा ये मंच कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सभा से जिसका तालमेल बिठाया जाएगा, क्योंकि भीड़ को कहीं ना कहीं तालमेल देखा जाएगा कि दोनों के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ के कहां देखने को मिलती है। रही बात ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में भीड़ इसलिए देखने को मिलेगी क्योंकि एक प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री, वो राजस्थान दौरे पर है और साथ के अंदर भारतीय जनता पार्टी
पूरी कोशिश करेगी कि प्रधानमंत्री का एक लंबे अरसे के बाद में जयपुर के अंदर कोई कार्यक्रम होने वाला है, तो इसको देखते हुए प्रधानमंत्री की जो सभा के अंदर है भारी भीड़ देखने को मिलेगी। दीपक, हम प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन राहुल गांधी ने कल कार्यकर्ताओं को कहीं संदेश तो नहीं दिया कि वो अदानी मुद्दे को लेकर खुलकर बोले। कल ओबीसी आरक्षण को लेकर बोले, इसके अलावा इंडिया विवाद को लेकर बोले, इंडिया वर्सेस भारत होता। क्या राहुल गांधी ये कहना चाहते थे अपने कार्यकर्ताओं को कि इन विधानसभा चुनाव के अंदर इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है और इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ना है? बिल्कुल, उन्होंने ये तो कहा ही, और उन्होंने सबसे पहले सभा को संबोधित करने शुरू किया उसी समय जितने भी कार्यकर्ता साथ में बैठे थे उनको बब्बर शेर के नाम से पुकारा कि मेरे सामने हजारों बब्बर शेर बैठे हैं। जनता को अपनी तरफ जोड़ना, और राहुल गांधी के अंदर कल ये चीज देखी गई। भले ही आम वन पर जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये तो वो पहले ही बोल चुके हैं, अडानी के बारे में बातचीत कर चुके हैं, ईडी वगैरह की इनकी बातचीत कर चुके हैं। और रही बात आरक्षण बिल को लेकर, उन्होंने कहा हमने सहमति दिखाई है, लेकिन जनगणना कब होगी और उसके बाद में महिला आरक्षण बिल है वो इसका लोगों को सामने देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर उन्होंने दबाव भी दिया और इसी को लेकर लगातार बातचीत होती भी आ रही है। जैसे कि आज आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने प्रेस वार्ता की, उन्होंने मीडिया कर्मियों से ये कहा कि महिला आरक्षण बिल जो है लेकर आया गया है, लेकिन इसके अंदर कब इसको लागू किया जाएगा ये गंभीर विषय है। साथ के अंदर तमाम पार्टियां अब जो राजस्थान के अंदर ये देखना चाह रही है कि कहीं ना कहीं हाथ है वो अपने हाथ के ऊपर मोहर लगाना चाहता है, जनता से मोहर लगवाना चाहता है। कमल राजस्थान के अंदर बीजेपी है वो कमल खिलवाना चाहती है, आरएलपी बोतल के निशान के ऊपर वोट बटोरना चाहता है। हनुमान बेनीवाल 28 तारीख से बड़ी यात्रा कर रहे हैं। जो थर्ड फ्रंट पार्टी के अंदर एक बड़ा नाम है हनुमान बेनीवाल, पहले भी जो है उभर कर सामने आए और बाद लोकसभा चुनाव के अंदर सांसद का चुनाव इन्होंने जीता। अभी वर्तमान के अंदर जिस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है राजस्थान के अंदर, आरएलपी को थर्ड फ्रंट के नाम पर देखा जा रहा है। चूंकि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी इलेक्शन जीती है और भारी बहुमत के साथ में इलेक्शन जीती है, तो इसके तौर पर आम आदमी पार्टी भी पूरे प्रयास कर रही कि राजस्थान के अंदर इस बार झाड़ू के ऊपर जनता मोहर लगाए, और इसको लेकर आम आदमी पार्टी भी पूरे प्रयास कर रही है। गारंटी की बातचीत हो रही है कि हम जनता से गारंटी दे रहे हैं कि 300 जो बिजली की यूनिट है वो फ्री कर दी जाएगी। चूंकि दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी है वो बातचीत करती है, लेकिन विपक्ष इसको किस प्रकार से घिरता है, वो रेवड़ियों का नाम देकर इसको कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, उसको भटकाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं वो जो फ्री की चीजें हैं उसके ऊपर जनता ध्यान ना दे। और इसी रणनीति के तहत राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार जो है पहले 100 यूनिट मुक्त कर दी गई, किसानों के लिए 2000 यूनिट मुक्त कर दी गई है, फ्री मोबाइल बांटे जा रहे हैं और राशन किट बांटे जा रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जनता को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। दीपक, आपने थर्ड फ्रंट की बात की, आपने आरएलपी की, आम आदमी पार्टी की बात की है। आरएलपी ने साफ इनकार किया है कि वो भाजपा या कांग्रेस के साथ तो गठबंधन में जाने वाली नहीं है, लेकिन उन्होंने बाकी पार्टियों के लिए रास्ते खुले छोड़ रखे हैं। और कहीं ना कहीं जो सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल, वो जाटों का एक तरीके से नेतृत्व राजस्थान के अंदर करते हैं, एक खास हिस्से के अंदर। अब उन्हीं को टक्कर देने के लिए ज्योति मिर्धा कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी एज ए जाट नेता ज्योति मिर्धा को हनुमान बेनीवाल के सामने रखने वाली है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या समीकरण इसके बाद बदलने वाला है, खासकर जाट किस तरफ, जाटों का वोट शेयर कितना बटेगा या कितना नहीं बटेगा? बिल्कुल साफ है कि जो जातिगत के आधार पर वोटर बैंकों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है, और साथ के अंदर ज्योति मिर्धा का आपने नाम लिया जो पहले कांग्रेस में थी या बीजेपी के अंदर आ गई हैं, तो ये भी साफ हो जाता है कि बीजेपी ने ये एक बड़ा दाव खेला है जाट समुदाय के जितने भी वोट हैं वो अपने खेमे में डालने के लिए। तो इसको लेकर हनुमान बेनीवाल भी अब जो है वर्तमान के अंदर जाट समुदाय के अंदर जो वोट की राजनीति है उसके अंदर पूरी तरीके से फिट बैठते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल के बराबर के अंदर अगर कोई जाट समुदाय के वोट अपने खाते में डालने का दमखम रखता है तो वो ज्योति मिर्धा है, क्योंकि मिर्धा परिवार एक लंबे अरसे से राजनीति के अंदर सक्रिय परिवार रहा है और एक लंबी चीज इसमें देखने को मिली है। तो वही चीज अब राजस्थान के अंदर ज्योति मिर्धा को नागौर से शायद इस बार मैदान के अंदर बीजेपी उतारने का पूरा प्रयास करेगी और वहां से शायद वो सीट को कोशिश भी करेगी कि वो जीती जाए। लेकिन इसको लेकर लगातार हनुमान बेनीवाल ने आज भी इस विषय के अंदर बातचीत करने के लिए जब सवाल दागे गए तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो मेरे बारे में कोई विषय समझता ही नहीं हूं। और रही बात ज्योति मिर्धा, कई लंबे समय से दिखी नहीं जनता के बीच में, 4 साल तक 4.5 साल तक कहां थी, जो अब बीजेपी के अंदर वो शामिल हुई हैं, उनका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, ये भी देखने वाली बात है। और रही बात अब जो आप बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए तमाम चीजें साफ हो जाएगी कि आने वाले समय के अंदर
अंदर जाट समुदाय जो है कहीं ना कहीं राजस्थान हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा के बीच में बराबर की टक्कर तो रहने वाली है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर हनुमान बेनीवाल किस प्रकार से अपनी ओर सारे वोटों को आकर्षित करते हैं, ये भी एक बड़ा विषय है। अभी टिकट बंटवारा चूंकि कांग्रेस के अंदर चल रहा है, उसके लिए पर्यवेक्षक भी जा रहे हैं, तमाम फीडबैक्स ले रहे हैं, वहां से तमाम जो दावेदार है वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन हालांकि बीजेपी में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसी कौन सी हॉट सीट है जिनके ऊपर भाजपा और कांग्रेस का सीधा टक्कर होगा, और वो भी बड़े नेताओं के बीच में? सबसे पहले तो अभी क्या नाम जो नागौर वाली है सीट, इसके लिए भी आप साफ तौर पर कह सकते हैं इसमें एक हॉट सीट के रूप में इसको देखा जाता है। राजस्थान के अंदर अगर जयपुर की बातचीत की जाए तो 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसके अंदर से सिविल लाइन को है सबसे हॉट सीटों के अंदर से एक माना जाता है, विद्याधर नगर है इसको माना जाता है। ये वो सीटें हैं जहां पर इस बार चुनाव है आर पार की लड़ाई के जैसा रहेगा। और इन सीटों के ऊपर रही बात, आपने कहा कि फीडबैक के लिए भेजा जा रहा है, तो वो चुनाव के समय में सभी पार्टियां करती है कि वो फीडबैक लेना चाहती है अपने उन क्षेत्रों से जहां पर उनको लगता है कि यहां पर चुनाव किस तरह से निकाला जाए। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर कांग्रेस को सीधी सीधी जीत मिलती है, कोई हरा नहीं सकता, और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर चेहरों पे चुनाव लड़ा जाता है, जिसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि अभी राजेंद्र गुड्डा उदयपुर वाटी के अंदर वो सीट से चुनाव लड़ते हैं जहां पर चेहरे पे चुनाव जीता जाता है, और हर बार चुनाव जीतते हैं। इसलिए वो एक बड़े मन से ये बात कहने के अंदर तुरंत कह देते हैं कि मैं तो इसके अंदर आया, उनकी वीडियो वायरल हुआ, मैं कभी बसपा में गया, फिर कांग्रेस में आया, फिर बसपा में गया, तो इस प्रकार की बातें कहते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ये भागीदारी दिखती है कि जनता उनके ऊपर सीधा भरोसा दिखाएगी। हाँ, इससे पहले आपने सवाल किया कि राजस्थान के अंदर अभी जो फीडबैक लिया जा रहा है, तो फीडबैक के अंदर पर्यवेक्षकों को भेजकर फीडबैक लिया जाया है। कांग्रेस ने भी 25 पर्यवेक्षक भेजे और उसके बाद में फीडबैक लिया। बीजेपी भी इसके ऊपर लगातार काम कर रही है और उन लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है। साथ के अंदर जितनी दावेदारी है उसको टीम गठित करके भेजा गया है कि कहां से किसको सीट दी जाए। साथ के अंदर वसुंधरा खेमे से जहां तक मुझे लगता है कि इस बार जो है तकरीबन 30 सीटों के ऊपर उनकी ओर से उनको भी शायद इतना मौका दिया जाएगा, क्योंकि एक वसुंधरा राजे एक बड़ा नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री रही है और लगातार चुनाव उन्होंने जीता भी है। और साथ के अंदर अब उनको कितनी दावेदारी दिखाई जाती है, लेकिन अभी तक जो है भागीदारी वसुंधरा राजे की कम देखने को मिल रही है। लेकिन अभी जस्ट थोड़े दिन पहले वो सक्रिय हुई, सालासर बालाजी से उन्होंने अपनी यात्रा को शुरुआत किया और फिर प्रकार से आम जनता के बीच में उतरने का प्रयास किया, आम जनता को अपना बताकर। और उन्होंने कहा कि जब भी मैं नई चीज करती हूं तो परिवर्तन यात्रा से पहले वो क्या नाम उन्होंने ढोक लगाकर उसके बाद में शुरुआत की। तो जिस प्रकार से तमाम चीजें हो रही है और तमाम चीजों के बावजूद ये चीज देखी जा रही है कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार का दमखम देखने को मिलेगा। दीपक, आपने वसुंधरा और वसुंधरा खेमे की बात की, उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों युवाओं को भी तरजीह दे रही है। साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा है कि जो उम्मीदवार जिताऊ होगा, जो कैंडिडेट जिताऊ होगा, उसी को टिकट दी जाएगी। इसके साथ महिला आरक्षण बिल आने के बाद अब कांग्रेस ने चूंकि समर्थन दे दिया है, सभी पार्टियों ने समर्थन दे दिया है, तो महिलाओं को भी यहाँ पे तरजीह और ज्यादा अब देने लगेंगी दोनों की दोनों पार्टियां। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा, या फिर हम आरएलपी की बात कर लीजिए, अब तीनों को अपने ही अंदर अपने ही जो उम्मीदवार होंगे उनसे लड़ना पड़ेगा। कोई बागी हो जाएगा, कोई नाराजगी अपनी दिखाएगा, तो क्या लगता है? और क्योंकि भाजपा के अंदर भी इस वक्त कांग्रेस से छोड़ कर आ रहे हैं, तो ऐसे में वो अगर नए नेताओं को तरजीह दे रहे हैं तो पुराने नाराज हो जाएंगे। तो क्या समीकरण बैठ रहा है, कैसे टिकट बंटवारा करेगी कांग्रेस और भाजपा, क्या लगता है? आने जाने का सिलसिला है, ये लगातार देखने को मिलता है। और वो उस समय जब क्या नाम लगता है, जब चुनाव सामने होते हैं, जहां लगता है उम्मीदें ये कम हो जाती है कि मुझे इस पार्टी से टिकट नहीं मिलने वाला, ये कोई दूसरा दावेदार ढूंढ रही है या फिर कोई ऐसा बंदा ढूंढ रही है जहां पर उसको लगता हो कि ये चुनाव जीतकर लेकर आ सकता है। तो जो अदल बदल वाली चीजें हैं ये कोई नई चीज नहीं है और इसलिए पहले भी होता है। और जैसे जैसे चुनाव आता है, शायद हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर 1-2 सीटों के ऊपर ऐसा और देखने को मिल जाए जहां पर बीजेपी के अंदर कोई नया चेहरा है वो सामने आ सकता है, या कांग्रेस में कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। तो ये तो राजनीति के अंदर होता है, ये तो चलता आया है और इसके अंदर कोई नई बात नहीं है। जैसे राजेंद्र गुड्डा है, वो अभी शिवसेना का उन्होंने दामन थाम लिया है, शिवसेना से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस के अंदर मंत्री रहा, कांग्रेस के अंदर उनको मंत्री का पद दिया गया, बाद में बर्खास्त कर दिया गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। सीटों के ऊपर कांग्रेस और बीजेपी दोनों कोशिश करेगी कि इस बार जो है ऐसे लोगों को, ऐसे कैंडिडेटों को उतारा जाए कि बीजेपी ये सोचकर रहे कि इस बार कमल खिले, और कांग्रेस ये चाहती हो कि हाथ पर मोहर लगाए और इस बार फिर से सरकार रिपीट हो। दीपक, हम हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि टिकट बंटवारे का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, क्योंकि आप युवाओं को देंगे, आप जिताऊ कैंडिडेट को देंगे, या आप ज्यादा महिलाओं को देंगे, तो
क्या फॉर्मूला अब की बार कांग्रेस और भाजपा का? ये लगातार उठता आ रहा है कि जिस प्रकार से महिला आरक्षण बिल पास हो गया है, पारित हो गया है, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि एक जैसे आज हनुमान बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुमला कर दिया है कि चुनाव आते आते उनको इस प्रकार की चीजें करने की आदत है। तो जाहिर सी बात है कि महिला आरक्षण बिल को भी उसी तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें अभी तक ओबीसी आरक्षण को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं मिला। और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर सभी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही है कि आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी, क्योंकि ओबीसी समाज के अंदर जो है ज्यादा अगर जनगणना के आधार पर देखा जाए तो ज्यादा लोग हैं। तो इसके आधार पर ये भी देखना तय करना होगा कि जातिगत के आधार पर किस प्रकार से इस समीकरण को बैठाया जाए, और जातिगत के आधार पर ही समीकरण बैठाकर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा और उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जहां पर जातिगत के आधार पर समीकरण भी बैठे और साथ के अंदर सीट को जीतने की पूरी ताकत भी हो। इसके ऊपर दो चीजें साफ हो सकती, या तो कोई ऐसा चेहरा जिसको देखते ही जनता अपना प्यार दिखाए और जनता उसके ऊपर सीधी मोहर लगाए, भले ही वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई भी चेहरा क्यों ना हो, तो उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाए। तो उसी बेस के ऊपर कैंडिडेट्स को तय किया जाएगा और चुनाव लड़ा जाएगा। दीपक, देखिए, जो कांग्रेस सरकार है उसने अपनी जितनी भी स्कीम्स चलाई है उसका फायदा जनता को मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस यहाँ पर अपने केंद्रीय जो नेतृत्व है या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन स्थानीय नेतृत्व उनके पास नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वसुंधरा, जैसे आपने बात की, उनको दरकिनार कर दिया गया है। तो ऐसे, और कर्नाटक विधानसभा राजे ने खुद साफ कर दिया है कि मैं राजस्थान को छोड़ने वाली नहीं हूं। उन्होंने खुद ने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि मैं राजस्थान को छोड़ने वाली नहीं हूं, राजस्थान के अंदर मेरी एक भूमिका रहने वाली है। तो हो सकता है चुनाव सामने आते इतने दिनों तक वसुंधरा राजे शांत हो और अब जो है खुलकर सामने आएगी। ये तो जाहिर सी बात है, होता ही है, क्योंकि हर नेता ये चाहता है कि उसकी पावर दिखे। शक्ति प्रदर्शन नाम कहां से आया? कोई बनाया हुआ नहीं है। शक्ति प्रदर्शन उसी को कहा जाता है कि जब कोई ऐसा मौका देखा जाए जिसके अंदर कोई नेता अपनी शक्ति को दिखाए, भले ही वो जन्मदिन की खुशी के अवसर पर हो या फिर किसी रैली के अवसर के अंदर हो, तो वो अपना दमखम दिखाने का प्रयास करता है। तो यही तरीका है। देखिए, दीपक जी ने सही कहा, क्योंकि वसुंधरा राजे जब मई के अंदर उनकी एक रैली थी तो उस दौरान उन्होंने कह दिया था कि मैं राजस्थान विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ूंगी। और इसके अलावा देखिए, राजनीति में उठ किस करवट बैठता है या कौन जीते है तो सब जनता के हाथ में होता है, लेकिन जितनी भी रैलियां होती है उनमें कुर्सियां कितनी खाली है, कितनी भरी है, इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं राजस्थान का चुनाव दोनों पार्टियों के लिए अहम है, क्योंकि ये 2024 के लोकसभा चुनाव की झलक दिखाने वाला है। राजस्थान की राजनीति में हर दिन क्या होगा, कल प्रधानमंत्री मोदी जयपुर दौरे पर है, इस दौरान वो कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देने वाले हैं, इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए आप बने रहें नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।